गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आपका फिर हार्दिक स्वागत इस क्लास में। देखो, तुम्हारे और मेरे दरमियान जो लेक्चर चल रहे हैं आपके सीबीएसई सिलेबस के लिए, उसमें ज्यादातर हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, उसे कैसे अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट। हमारा पहला मतलब होता है कि जो भी चीज मैं लिखूं वो तुम्हें समझ आ जाए। मतलब डिकोडिंग कर रहे हैं एनसीईआरटी की पूरी किताब की, एक एक वर्ड की, एक एक लाइन की मैं डिकोड कर रहा हूँ। और उससे 10% ऊपर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन वगैरह जो पेपर में आते हैं उनको लेके हम अपने लेक्चर को तैयार करते हैं। और आप देखते होंगे कि स्क्रीन पर इतना कुछ आ रहा है, 2-3 घंटे तो कम से कम लग जाते हैं आपके लेक्चर को तैयार करने के लिए। ये समझिए कि ये लेक्चर ऑलमोस्ट फ्री कर रहे हैं हम सारे स्टूडेंट्स के लिए। जब तक ये ऑनलाइन सिचुएशन है, आपको बेनिफिट है, आपको फायदा है स्टूडेंट्स। ये ऑलमोस्ट फ्री लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। बहुत मेहनत का काम है, हमें ये क्वेश्चन आंसर सर्च करने हैं, मटेरियल सर्च करना है और आपको समझाने के लिए टेक्निक तैयार करनी है कि कैसे आप हर चीज को समझ जाएं। और टेस्ट कब केमिस्ट्री एक लोगे? साइंस है, ये समझना। केमिस्ट्री को मैं साइंस के रूप में पढ़ाऊंगा। कोई इसे समझना है, इसे लर्न करना है, यही आपको समझा रहा हूँ। हर चीज को लर्न करना स्टूडेंट्स। जब हम लर्न कर लेते हैं तो फिर हम भूलते नहीं। रट्टेबाजी अब खत्म हो गई है। वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, असर्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट। इन सब के लिए चॉइसेस होंगी आपके पास, उसमें से कौन सी सही है। और आपके ऊपर एक पैरा होगा, उसके नीचे क्वेश्चन होंगे, तो बताओगे, आपको समझ आएगा तभी कर पाओगे। गैस वर्क नहीं चलता किसी भी एग्जाम में। आप लोग जी में जा रहे हो, आप लोग आईआईटी में जा रहे हो, आप लोग ये पीएमटी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो स्टूडेंट, नीट में जा रहे हो, तो आपके लिए प्रेपरेशन स्ट्रांग चाहिए। कोई भी ये सोचे कि मैं बिना मेहनत किए कुछ कर सकता हूं, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले दिन ही कहा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल इज दे वर्क हार्ड, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, फोकस करते हैं, अटेंशन करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। ये हमारा रेजोल्यूशन था न्यू ईयर का कि हम अपने समय को वेस्ट नहीं करेंगे। और लेट इट एनीथिंग हैपन। स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, क्या होगा, वो सिचुएशन अनसर्टेन है, उसको आप भूल जाइए। आप अपनी तैयारी कितनी कर रहे हैं इसके ऊपर फोकस करिए। भूल गए। आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है। हमारी तो तैयारी स्ट्रांग होनी चाहिए। कुछ भी एग्जाम आएगा आने दो, ये हमारे कहने से कुछ होने वाला थोड़ी है। हम हर चीज को फेस करने में कामयाबी तभी हासिल कर सकते हैं जब हम अपने आप को प्रेपरेशन करते हैं स्टूडेंट। कोई भी चीज के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पायलट भी बनता है, उसमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ऐसे ही हवाई जहाज थोड़ी उड़ा देगा। तो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। कोचिंग का मतलब क्या है कि आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं, लो प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की। और आपको माइंड को मैं कह रहा हूं कि इसको यूज करना है, इसको बंद नहीं रखना। भाई ये पैराशूट है, इसको खोलो, तभी तो ये इफेक्टिव होगा। माइंड इज ए पैराशूट स्टूडेंट, unless I open it, it is going to be closed student, it will not work. When you will open the parachute of your mind student, you will land safely on the ground from a height of 24,000 feet student. That is the story of our life. कि अपने दिमाग को ओपन कर लीजिए, एनर्जी लेवल हाई रखिए और इंटरेक्शन करिए स्टूडेंट। जितने क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसके आंसर करने की कोशिश कीजिए, तभी तो मजा आएगा। ब्रेन को यूज करना है स्टूडेंट, ब्रेन एक्सरसाइज मैं ये कह रहा हूँ। ये मैं ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ना कि इसे बंद रखना चाहता हूँ। माइंड इज ए बटन स्टूडेंट, इफ यू क्लोज इट यू आर डेड, इफ यू ओपन इट द होल वर्ल्ड इज यूअर्स। तो माइंड कैन मेक हेवन ऑफ ए हेल, हेल ऑफ ए हेवन। समझिए कि यही तो एक बटन है हमारे पास, उसका यूज हमने नहीं किया तो वो बंद है। या तो उसको डेड कर लो या उसको लाइव कर लो स्टूडेंट्स, टॉर्च लाइट की तरह। तो अब देखो मजा आने वाला है। जो आपके सामने आज स्क्रीन पर आ गया वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने लिखी है आपके सामने स्टूडेंट। आज हम जो थ्योरी करने जा रहे हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी होंगे सॉल्व, और आप मेरी हेल्प करना। जहां भी मैं आपको कहूंगा मेरी मदद कर देना। आपके सामने देखो कि ये जरूरत क्या पड़ी स्टूडेंट। देखो, सबसे पहले जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आए, तो बताओ कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन है। जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। वार्म अप एक्सरसाइज होती है, हीट अप कर रहा हूं तुम्हें। जल्दी से बताओ कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए थे। जल्दी करो आंसर, चुप मत रहा करो, आंसर दीजिए। कौन था वो? फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहते हैं? जल्दी से बताइए, आंसर करिए स्टूडेंट, तभी तो आगे चलेंगे। जल्दी बताओ। वर्नर ने क्या बोला? वर्नर वाज द फाउंडर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जब उसने एक्सपेरिमेंट किए
तो उसने क्या कहा कि उसकी थ्योरी क्या थी, उसने कहा दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं। क्यों दो टाइप की वैलेंसीज उसने कही, क्योंकि उसने देखा कि डबल साल्ट तो टूट टूट गए बिल्कुल पानी में, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं पूरे टूटे। उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया और एक आयन बनाया, काउंटर आयन जिसे हमने कहा था। उसने कहा दो टाइप के वैलेंस होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। बोला था उसने, यस और नो, जल्दी बताओ यस और नो। प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस का आइडिया किसने दिया, थ्योरी किसने दी, वर्नर ने। लेकिन वर्नर की थ्योरी क्या कंप्लीट है, नहीं। ना तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताता कंपाउंड्स की, ना उनकी ज्योमेट्री या शेप या कोई भी चीज ऐसी नहीं बता रहा। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी स्टूडेंट कि कोई ऐसी बॉन्डिंग बताई जाए कि जिसमें हमें पता लगे कि भाई ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी एक्सप्लेन हो, उनकी कुछ ज्योमेट्रीज होती हैं, उनकी कुछ ज्योमेट्रीज हैं, उनका डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज बॉन्ड्स का भी पता लगे। भाई आप कह रहे हो कोई स्केयर प्लेनर है, कोई टेट्राहेड्रल है, कोई ऑक्टाहेड्रल है, इसके बारे में थ्योरी कुछ ना कुछ हमें बताए स्टूडेंट। तो इसके लिए फिर हमें नया थ्योरी जो आया वो आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो वर्नर ने सिर्फ बॉन्डिंग फीचर्स बताए कि भाई दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। क्योंकि एक टाइप की वैलेंसी से जब कंपाउंड बने थे तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो स्पेशल टाइप के कंपाउंड से, जैसे K4 FeCN6 पोटेशियम आयन तो बन गया, लेकिन FeCN6 4- टूटा नहीं स्टूडेंट, उसकी कोई भी रिएक्शन नहीं आई। तभी उसने दो टाइप की वैलेंसीज बताई। तो अब ये क्वेश्चन था कि जो बॉन्ड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है, इनकी कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है। जब इन्होंने कहा कि ये लो इनकी कोई शेप होगी, कोई ज्योमेट्री होगी, स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या बताएंगे, और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वर्नर के पास। तो उसकी थ्योरी जो है उसको आगे चलते हैं, साइंस कैसे डेवलप होती है स्टूडेंट। जब एक थ्योरी हम देते हैं उससे कुछ ही चीजें एक्सप्लेन होती है, तो जो आप चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा उसके लिए एक नई थ्योरी, एक नया मॉडल दिया जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है स्टूडेंट वो फिर दी गई, जिसमें उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को और उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करने में काफी कामयाबी हासिल की। अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसके आगे फिर बहुत और भी थ्योरीज आएंगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है बेसिकली, जब पहला क्वेश्चन ही तुम ये पूछोगे सर कि वैलेंस, व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आफ्टर ऑल जब मैंने वर्ड लिखा, अब मैंने यहाँ पर जो वर्ड लिखा स्टूडेंट उसको हम देखते हैं क्या लिखा मैंने। मैं कह रहा हूं स्टूडेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप देखोगे ये वीबीटी कहेगा पेपर के अंदर भी, वीबीटी। तो इस ये थ्योरी क्या में क्या कह रहा है कि मेटल एटम और आयन जो होता है, आपका मेटल एटम स्टूडेंट और या आयन, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है। इसे हमने कहा कि एक तो लीविस एसिड का काम करता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट, जिसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेता है। कहां से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं स्टूडेंट, लिगेंड से। तो मेटल एटम, एक तो आपके पास मेटल एटम है, दूसरा लिगेंड आता है कि लिगेंड्स जो होते हैं स्टूडेंट ये क्या होते हैं, ये लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये डोनर डोनेट करते हैं, डोनर डोनर मतलब ये डोनर्स हैं, और ये सेप्टर है। लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते कहां पर हैं स्टूडेंट, कहां पर जाते हैं। आपने कहा जी डी ऑर्बिटल्स होते हैं या कोई एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, तभी तो, अगर खाली ऑर्बिटल होंगे तभी तो वो एक्सेप्ट करेंगे स्टूडेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल आयंस के पास होंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि जी स्केयर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, कोई डायामैग्नेटिक है तो कोई पैरामैग्नेटिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता किया जा सकता है कि ये जो मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, मतलब इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं स्टूडेंट। क्या है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, ये कलर्ड है या किस टाइप के हैं स्टूडेंट। तो कैसे प्रोडिक्ट करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उन्होंने दी, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी। वो कह रहा है कि मेटल एटम और जो आयन होता है उसके पास कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के पास। जब अगर आपने स्टूडेंट ये 3D वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े हैं, 3D ट्रांजिशन एलिमेंट स्टूडेंट, तो कोई भी मैं ले लूं इनमें अंदर, जैसे आपने पढ़े स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी स्टूडेंट, तो मैंने क्या लिखा था, आपने कहा सर इनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे दिख रही है। कैसे दिख रही है, ये 3D है,
ठीक है, 1 to 10, और ये NS है 1 to 2, मतलब इनमें आपको ये N-1D, चलो मैं कह दूं जनरल, ठीक है, N-1D था, और क्या था, NS था। ये ऑर्बिटल्स इनमें दिख रहे थे आपको, D और S। तो अगर इसको मैं आगे तक ले जाऊं स्टूडेंट, तो हमारे पास कौन से ऑर्बिटल्स अवेलेबल है मेटल आयन में? N-1D है, NS है स्टूडेंट, और NS के साथ NP और ND, ये सारे ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। समझ में आई कि जो मेटल है उसके पास ये ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स, जिनके अंदर आप सोच सकते हो कि लिगेंड के जो लोन पेयर हैं वो जा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब लिगेंड आता है स्टूडेंट, तो वो ये कह रहे हैं कि इसके जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन का नाम आपने पहले भी सुना है स्टूडेंट्स? बोलो, सुना है? यस और नो, जल्दी बताओ। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जल्दी से बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? कि ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं स्टूडेंट, ये आपस में मिक्स कर जाते हैं लिगेंड्स की प्रेजेंस में। लिगेंड जो होते हैं उनके पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। अब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए और वो वेकेंट ऑर्बिटल बन गए स्टूडेंट्स, तो उन हाइब्रिड वेकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लिगेंड्स के, वो डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो उसके अंदर क्या होगा? मैं कह रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन हो गई और एम्प्टी, मैंने क्या किया स्टूडेंट, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए। बात जहां नहीं समझ में आए मुझे रोक लेना स्टूडेंट, दिमाग लगाना है। एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएंगे स्टूडेंट, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, किसके? ये जो मेटल एटम है या आयन है, किसकी प्रेजेंस में ये हुआ? जब लिगेंड आए, जब लिगेंड आए स्टूडेंट, तभी तो होगा ये सारा कुछ। अब उसके अंदर फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जितने भी लिगेंड आ रहे हैं, अगर 6 आ रहे हैं तो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। वो तो 6 लिगेंड आ रहे हैं तो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 6 टू 12 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल में एक लोन पेयर, दूसरे एम्प्टी में दूसरा, इस तरह से वो आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये वाले एम्प्टी, वो क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं स्टूडेंट? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, कहां से एक्सेप्ट करेंगे? लिगेंड्स से। तो फिर क्या बन जाता है? जैसे आपने कहा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। बोलो, बात समझ में आई किसी के, या कोई डाउट है? मैं कह रहा हूं N-1D, NS, NP, NPD ऑर्बिटल अवेलेबल है। जब लिगेंड आए तो एडिक्वेट नंबर ऑफ इसके अंदर से हाइब्रिड हो जाएंगे और एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अंदर लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और हमारे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। ये है बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसे कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। क्या मैं कह रहा हूं? जब इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स स्टूडेंट्स, जब मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह रहा हूं, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे स्टूडेंट, तो आपको पता है उनकी क्या होती है? डेफिनेट ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। किसकी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। बोलो, ये बात सही है या गलत है? जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, डिपेंड करता है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, उसकी ज्योमेट्री होती है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था स्टूडेंट, जब मीथेन बनी थी, मीथेन CH4, तो आपने कहा जी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो उसकी आपको पता थी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो ट्रायंगुलर प्लीनर बने थे कुछ मॉलिक्यूल। केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में आपने 11 में पढ़ा है पूरा कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन पड़ी थी। तो किसी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, किसी में sp3 हुई, फिर sp3 डी हुई, sp3d2 हुई। तो उनकी ज्योमेट्रीज ऑलरेडी हमें पता है। तो इसका एक टेबल हमारे पास मौजूद है जो हमें पता होना चाहिए, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां तक आपको स्टोरी समझ में आ गई कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। According to valence bond theory, metal atom or ion under the influence of ligands, ठीक है, can use its N-1D, NS, NP, ND orbitals to form students equivalent hybrid orbitals, ठीक है, equivalent hybrid orbitals of definite geometry
ठीक है, एंड इन दिस वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सेप्टेड बाय द मेटल आयन, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी से दैट दिस इज द रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद डेफिनेट ज्योमेट्री, एंड लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेप्स विच आर पॉसिबल। स्टूडेंट किस किस टाइप की शेप पॉसिबल होती हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिगेंड्स के नाम लिखे हैं, ये सब लिगेंड्स हैं जो मैंने बताए हैं। ये सारे लिगेंड्स हैं, आप लिगेंड्स के बारे में पढ़ चुके हो स्टूडेंट्स। किस टाइप के लिगेंड्स थे, न्यूट्रल भी थे। न्यूट्रल लिगेंड्स में सबसे ज्यादा जो मैं यूज कर रहा हूँ NH3 यूज कर रहा हूँ, H2O भी यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड्स थे। फिर आपने EN इथिलीन डाइमीन का भी यूज किया, और एनायनिक लिगेंड्स का भी यूज ने बहुत किया स्टूडेंट, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, स्टूडेंट Cn माइनस, तो ये सारे हमने यूज किए स्टूडेंट्स। और ऑक्सालेटो OH माइनस, ऑक्सालेटो आपको पता है C2OH4 2 माइनस, ये सारे लिगेंड्स हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, इनके चार्ज भी आपको बताए हैं। तो इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ये मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो एम्प्टी होंगे उसमें डाल देंगे, और क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अगर तो उस कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए तो वो डायमैग्नेटिक हो। अब कौन से अनपेयर्ड होंगे और कौन से सारे के सारे पेयर हो जाएंगे, ये लिगेंड की पावर के ऊपर है। देखो यहाँ पर लिगेंड की एक पावर होगी, तो कुछ लिगेंड जिनके पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पेयर अप कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है स्टूडेंट्स। तो अगर लिगेंड्स के पास शक्ति है, ताकत है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देगा। तो सारे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और अगर वो वीक लिगेंड है, उसके पास इतनी पावर नहीं है, इतनी एनर्जी वो नहीं दे सकता, तो वो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी रह जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता लग जाता है कि ये कंपाउंड बना है, ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो फिर हम उसके बारे में हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा आपको पेपर से, भाई ये कॉम्प्लेक्स है, बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो देखते हैं फिर कैसे इसको प्रेडिक्ट करेंगे। यहां तक की स्टोरी समझ आ गई स्टूडेंट। जो भी चीजें बताता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इनको नोट कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है। हमारे हर लेक्चर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे मेरे लेक्चर सॉलिड स्टेट में देख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन चल रही है स्टूडेंट्स के साथ। जो भी पेपर में आए हुए हैं पिछले सालों में, उन सबको हम कर रहे हैं। अब देखो कि इतना तुम्हें याद होना चाहिए स्टूडेंट कि ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जिसे हम नियरेस्ट नंबर ऑफ कहते हैं, या कि यहां पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था कि जो कितने लिगेंड डोनर एटम्स हैं, कितने लिगेंड डोनर एटम्स हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है स्टूडेंट, व्हाट इज ए कोऑर्डिनेशन नंबर। इसकी डेफिनेशन आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ डोनर लिगेंड, नंबर ऑफ डोनर लिगेंड्स which are forming coordinate covalent bond with the central metal atom ion। तो ज्यादातर आपने देखे कितने मतलब लिगेंड्स आए थे अभी तक जो मैंने कॉम्प्लेक्स स्टडी की है, 4 आए, 6 आए, ज्यादातर 4 और 6 ज्यादा मैक्सिमम, उसी के कम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बने। लीनियर वाले बहुत कम है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। और यहाँ पर हमने एक लिस्ट दी है, टेबल दी है, जो आपकी बुक्स में मौजूद है स्टूडेंट्स, कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन कौन कौन सी हो सकती है। देखो मैं ये कह रहा हूं, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है स्टूडेंट, 4 लिगेंड जुड़े हैं किसके साथ, सेंट्रल मेटल के साथ, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन और एक dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, कैसे बनेंगे अभी हम शो करने जा रहे हैं आपको। तो अगर sp3 होती है तो उसकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और अगर स्टूडेंट dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसकी शेप क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। ये आपको पता होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, इसको आप नोट करिए ध्यान से कि क्या ज्योमेट्री बनेगी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की
वो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। वेल्स-बॉर्न थ्योरी इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स of the metal ion, and once they are available the lone pair of electrons will be donated by the ligands in this hybrid vacant orbitals। अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो फिर हमें पता है कि एक ज्योमेट्री होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप होती है। इन शेप्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो दो पॉसिबिलिटीज मैंने लिखी है यहाँ पर, sp3d2 और d2sp3। बताओ इनमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों की शेप ऑक्टाहेड्रल है, दोनों की शेप ऑक्टाहेड्रल है। जरा मैं आपको शेप भी दिखा दूं अगर आप किसी को डाउट है। मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए हर चीज पर स्टूडेंट्स। देखो आपको पता ही है टेट्राहेड्रल शेप कैसे होती है। अगर मैं ये कहूँ कि ये मान लो निकल है स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल शेप के बारे में आपको पता ही है। अगर ये 4 लिगेंड लगे हैं, 1 2 3 4, आपको ये शेप दिख ही रही है स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल। ये मान लो ये मेटल है सेंट्रल, तो देख रहे हो ये 109.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये टेट्राहेड्रल शेप 3 डायमेंशनल होती है। और अगर आपको ये स्क्वायर प्लेनर बनी है, स्क्वायर प्लेनर नंबर 2 पर, तो आपको पता ही है इस टाइप के 4 लिगेंड लगे हैं। ये देख रहे हो स्क्वायर प्लेनर। आइसोमेरिज्म में मैंने बताई थी, आइसोमेरिज्म ऑलरेडी तुम कर चुके हो। ऑक्टाहेड्रल का भी तुम्हें पता है भाई, अगर कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया तो वो कैसे बनाया था हमने स्टूडेंट, आपने देखे थे ऐसे 6 लिगेंड, एक प्लेन है ये आपको दिख रहे हैं एक प्लेन में, और ये ऊपर और नीचे लिगेंड लगे हैं स्टूडेंट इसके साथ। ये देखो ये एम्प्टी इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, कौन से, sp3d2 या d2sp3, और इसमें लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अभी हम शो करने जा रहे हैं इन सारी बातों को। अब यहाँ पे एक बार मैंने sp3d2 लिखा, दूसरा है d2sp3 लिखा। ये क्यों लिखा अभी हम आपको शो करेंगे, अभी हम एग्जांपल लेके शो करेंगे। क्योंकि ये देख रहे हो d2sp3, इसमें इनर d ऑर्बिटल यूज हुआ है, इनर d ऑर्बिटल यूज हुआ है। मैंने एक वर्ड यूज किया है इनर, और इसके अंदर d2 जो यूज हुआ है वो आउटर वाला है, आउटर। तो ये नोट किया जाए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दो टाइप के बन सकते हैं स्टूडेंट्स। एक को बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा कौन सा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनके लिए हम कुछ एग्जांपल आपके सामने लेके आए हैं जिनको हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो आपका कॉपी पेन, कलर्ड पेन सब तैयार हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पहली ट्रांजिशन सीरीज है उसका तो आपको याद ही करने हैं एटॉमिक नंबर, ताकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखने में कामयाब हो जाऊं स्टूडेंट, तभी तो मैं क्वेश्चन करूंगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता, पेपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। ऑलराइट वी आर रेडी, तो हम इसको हटा देता हूं मैं। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा बोर्ड में क्वेश्चन स्टूडेंट। अब देखो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन मैं कहता हूं कि क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जैसे मैं कोई केस ले लेता हूं, चलो एनसीईआरटी के बेस पे ही कोई आसान सा पहले केस लेता हूं, फिर ये क्वेश्चन हम करेंगे। वो कह रहा है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है CONH3 स्टूडेंट 6 3+, ठीक है। ये कह रहा है कि डायामैग्नेटिक है। क्या है स्टूडेंट, डायामैग्नेटिक। ये इंफॉर्मेशन मुझे दे दी है उन्होंने एग्जाम में स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, पे अटेंशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट। ये कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा, ये आयन मैंने लिखा, इसका IUPAC नेम क्या होगा स्टूडेंट, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, हाउ टू गिव IUPAC नेम। फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ही आ गया, गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसका IUPAC नेम क्या है, इसमें 6 लिगेंड है, तो क्या बना फिर, तुमने कहा हेक्सा एमीन है। ये डबल एम लगाया मैंने, सिंगल एम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, याद रखना ये डबल एम है, हेक्सा एमीन है। और ये कोबाल्ट है, ये पॉजिटिव आयन है, कटायन है, कटायन है तो कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा स्टूडेंट, इसमें कोई चेंज आने वाली नहीं है। कोबाल्ट 3 है, सो हेक्सामीन कोबाल्ट 3। अब मैंने काउंटर आयन तो यहाँ लिखा नहीं, इसलिए हेक्सामीन कोबाल्ट 3 है। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये न्यूट्रल है, तो +3 ग्रीक लेटर जो मैं लिखता हूँ, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 कह रहा है कि एक डायामैग्नेटिक है। हेक्सामीन कोबाल्ट स्टूडेंट इसकी एक डायामैग्नेटिक है। वो कह रहा है कि प्रेडिक्ट द hybridization
ठीक है, एंड ज्योमेट्री यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन दे दिया मैंने पेपर का, ये क्वेश्चन आया हुआ किसी पेपर में, मैंने वहीं से ले लिया। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो यहां पर मेरे पास मुझे दिया हुआ है कोबाल्ट 3+। अब बताओ कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, उसने तो मुझे एग्जाम में दिया नहीं, अब मुझे खुद ही सारा करना है। तो मैंने क्या बताया हुआ तुम्हें, क्या होता है? अगर आप देखें, बता सकता कोई स्टूडेंट कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर? कौन बताएगा? मेरे को तो सीरीज याद है, तुम्हें सीरीज याद होगी, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, आगे क्या होता है, निकल, कॉपर, जिंक। ये सीरीज है 3D। ये 21 से शुरू हुई थी, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नंबर है ये। स्टूडेंट बताओ मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? मेरे से गलती भी हो सकती है, जल्दी से बताओ। क्या कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 मैंने सही लिखा है स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ, टेल मी स्टूडेंट्स, सही है क्या? चेक कर लो, कहीं मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है तो मुझे बता दो। कोई स्टूडेंट आंसर दे रहा है ये सही है एटॉमिक नंबर? बोलो। यस सर। देखो आपको याद होगा कि नहीं, मुझे जल्दी से बताओ। ये याद कर लिया ना सीरीज, इससे बहुत फायदा होने वाला है, नहीं तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा जितनी भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आने वाले पेपर में। यस सर, याद हो गया। याद हो गया। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी भी बहुत आसान थी कोबाल्ट की। कैसे लिखता था मैं? ये 18 था और मैंने क्या लिखा था, 4s2, तो 20 हो गए। अब कितने बचे? 3d7। यहाँ पे देखो ये 2a और 7, मैंने तो आपको ट्रिक बताई थी। ये 4s में जाएंगे और ये d में जाएंगे। बोलो मैंने सही लिखी है गलत लिखी है? जल्दी से बताओ, कोई गलती होगी तो जल्दी से बता दो मुझे। नहीं सर, सही हो। सही है। अब मेरे को दिया कोबाल्ट 3+2, तो इसका क्या बनेगा फिर? डी काउंट कितना होगा? एस में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और डी में से 1 जाएगा, तो 3 चले गए, तो क्या बचा फिर? 3d6 बचा। बोलो सही है? यस और नो में जवाब दिया करो तभी यस तो आगे। सर। सही है? यस सर। 3d6 काउंट है, इसको बहुत जरूरी है काउंट करना। तो भाई साहब हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? कोबाल्ट, मैं कह रहा हूं मेरे पास कोबाल्ट 3+ है। तो कैसे लिखोगे? देखो आपने ये लिखा स्टूडेंट जी, ये 3d है सर, 1 2 3 4 सर। ये लो 4s है, उसके बाद क्या है स्टूडेंट? 4p है, और क्या है फिर? 4s 4p के बाद क्या आता है? 4d, 1 2 3 4 लिख सकते हो ये। भाई मैंने क्या बताया था? n-1d, ns, np, nnd लिखा था ना मैंने पहले लाइन में। तो एग्जाम में इतना तो मैं लिख सकता हूं। अब मेरे पास 3d6 हैं, कितने हैं? 3d6 हैं। अगर मैं 3d6 करूं तो क्या बनता है? देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और छठा ये दिख रहा है। लेकिन इसमें तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ना 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन? बोलो यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। तो लेकिन इसने क्या लिखा है? ये डायमैग्नेटिक है। मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो मुझे पता लगा ये डायमैग्नेटिक है, इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं? जो रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। इस थ्योरी का आपको पता ही है, देखना चाहते हो? देखो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक बार मैग्नेट की तरह होता है। देखो बार मैग्नेट की तरह होता है, फिजिक्स में पढ़ा है। बार मैग्नेट क्या होता है? इसका एक नॉर्थ पोल होगा स्टूडेंट, एक साउथ होगा। एक क्लॉकवाइज रोटेशन होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ है। अगर मैं ये कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे स्पिन कर रहा है, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, ये समझ में आई स्टोरी? ये भी बार मैग्नेट है, तो इसकी स्पिन अपोजिट हो गई, स्पिन अपोजिट हो गई स्टूडेंट। देख रहे हो कि इसको मैं अपोजिट स्पिन कहता हूं। तो अगर ये दोनों पेड़ हो गए तो कैंसिल हो गई उसकी स्पिन। भाई नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई वो कैंसिल। अगर ये अनपेड रह गया तो इसकी फील्ड जनरेट हो गई स्टूडेंट, इसी कारण उसे पैरामैग्नेटिक बन जाता है। बहुत ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो फेरोमैग्नेटिक बन जाते हैं सब्सटेंसेस। आपको बताइए कौन से हैं? कोबाल्ट, निकल, ऐसे आयरन वाले।
तो यहां पर तो ये पैरामैग्नेटिक है, लेकिन मेरे पास एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन क्रिएट है, तो डायमैग्नेटिक कैसे होगा? अगर मेरे लिगेंड के पास शक्ति है स्टूडेंट, वो क्या करेगा, इसे पेयर अप कर देगा। अगर वो पेयर अप कर देता है तो अब क्या होगा, लो पेयर अप कर देता हूं। अब देखो 1 2 3 1 2 3 4 5, यहां पे ये दो, ये जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, ये इनको यहां पर चले गया और ये वाला इसमें आ गया, तो पेयर हो जाएंगे। कितने पेयर हो गए, 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, बोलो 6 थे, तो 6 के 6 पेयर हो गए। अब ये दो खाली हो गए खाली, बोलो हुए क्या नहीं हुए, जल्दी से बताओ, यस और नो। अगर समझ में आ गया तो यस किया करो, अप्रिशिएट किया करो, नहीं आया तो मुझे बताया करो भाई नहीं समझ में यस सर, यस सर। आ गया। थैंक यू भैया, तुम्हें मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, मैं आपके लिए दिमाग लगा रहा हूँ कि आप समझ जाओगे तो एग्जाम में 1 मिनट सर, क्वेश्चन का आंसर मिले, नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। सर अक्षय को समझ आएगा। नहीं आया। अब यहाँ पे दो खाली हो गए, ये वाले कितने खाली हुए, ये दो खाली हुए, और मेरे को कितने लिगेंड आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अरे भाई 6 लिगेंड आ रहे हैं NH3 वाले, इनके पास 6 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइब्रिडाइज होने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, हाइब्रिड। तो ये दो तो डी है, 2 3 और 3 6, तो मैं ये कह सकता हूं ये तो भरे हुए हैं, ये तो भरे हुए हैं, इनको तो ऐसे ही रहने दो भरे हुए को, ये भरे हुए हैं, पेयर्ड है, ये भरे हुए। अब कितने बचे मेरे पास, ये 2 डी वाले आए, कितने ऑर्बिटल चाहिए मुझे, 6, 1 2 3 4 5 और 6। ये कौन कौन से आए, 2 डी वाले आए, एस वाला 1 आया और पी वाले 3 आए, तो बन गए 6। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, D2sp3। ये तो यूज हुआ ही नहीं, मेरे बार वाले जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। तो 6 बन गए खाली भाई, 6 एम्प्टी, ये एम्प्टी है, बोलो यस और नो। तो इनके अंदर अब क्या करेंगे, ये लिगेंड कितने आ रहे हैं, 6, कितने लिगेंड लाया हूं मैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इन सब ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं, किसको, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनको, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ आने वाले हैं, इनके यहाँ आने वाले हैं, ये खाली हैं। तो यहाँ पर क्या क्या होगा फिर स्टूडेंट्स, लो ये दो दो इलेक्ट्रॉन अपने अपने दे देंगे इनको, दे दिए, हो गए। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई है, जल्दी से बताओ, D2sp3। आंसर मैंने क्या लिखा, D2sp3। अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक। दूसरा इसकी ज्योमेट्री क्या हुई, जल्दी से बताओ ज्योमेट्री क्या हुई, देखो यहाँ पर मैंने पहले ही टेबल दे दिया, क्या ज्योमेट्री है इसकी, जल्दी से बताओ स्टूडेंट, जल्दी से बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या हुई है, कौन सी शेप बनी है ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। अब इसके अंदर इनर डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं स्टूडेंट, इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये नोट कर लो। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं स्टूडेंट, अब ये तो सारे डायमैग्नेटिक हो गए, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, कम से कम हो जाते हैं, तो इन्हें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी, ये से पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कह सकता हूं मैं, पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कह सकता हूं स्टूडेंट्स। और इसका एक नाम और यूज होता है, वो कहता है लो स्पिन, लो स्पिन, कौन सा हो गया ये, लो स्पिन, लो स्पिन स्टूडेंट, और लो स्पिन और लो पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया स्टूडेंट्स, या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। यहां पर किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट तो मुझसे पूछे, बोलो समझ में आ गया, बोलो यहां पे समझ में आ गया स्टूडेंट, ये समझ में आ गया आपको, जल्दी। यस सर। अब क्या हुआ स्टूडेंट, लो इसको तुमने नोट कर लिया, सारा नोट कर लिया, देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, मैं उसी को ही लिखा था सारा। अब हम एक कॉम्प्लेक्स और लेते हैं स्टूडेंट, कोबाल्ट का ही ले रहा हूँ, कोबाल्ट का ही ले रहा हूँ, चलो इसको मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स।
ये लो। अब हमने स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं स्टूडेंट्स कि अब वो कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास स्टूडेंट्स, कौन सा, अब ये कह रहा है कि COF6 स्टूडेंट्स, COF6 3 माइनस इज पैरामैग्नेटिक स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग VBT। अब ये वाला, ये भी कोबाल्ट का है, ये भी कोबाल्ट का है, ये डायमैग्नेटिक है स्टूडेंट, ये पैरामैग्नेटिक है। अब इसको एक्सप्लेन करना वेलर्स बॉन्ड थ्योरी को यूज करके। आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, आप जो जल्दी से आंसर करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये वाला समझ में आ गया तुम्हें? क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं, आप जरा दिमाग लगाइए। ठीक है स्टूडेंट, लो इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब इसको क्वेश्चन करेंगे, नंबर 2 क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट, कोबाल्ट का ही है वो भी। ये भी कोबाल्ट का ही है स्टूडेंट। यू हैव 1 मिनट टू आंसर द क्वेश्चन। मेरे पास टाइमर होता है, वो टाइमर ऑन कर देता हूं मैं, फिर आपका समय खत्म हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा 1 के 2 मिनट दे सकता हूं। आप इसका आंसर लिख दीजिए, नहीं तो मैं इसको करने जा रहा हूं आपके लिए। कोई रीजन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, इनको समझ लीजिए, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं आपके 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। अब अगर आप समझ जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, समझना। देखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आपका समय खत्म हो चुका है, 1 मिनट हो गया मेरे टाइमर में। अब आप देखो, अब आपको मैंने अभी तो ये किया था मैंने क्वेश्चन 1, अब क्वेश्चन 2 जो मेरा कौन सा मैंने दिया, COF6 पेपर के अंदर ये आया स्टूडेंट्स, इज पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब स्टूडेंट इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोलो सही है या गलत है? यस और नो में आंसर किया करो जल्दी से। इतनी बात समझ में आई मेरे को, ये अनपेयर्ड है। अब कोबाल्ट का ये कोबाल्ट 3+ है, इसका अभी हमने निकाला, इसका डी काउंट कितना है, 3d6 है। तो मैं इसके ऑर्बिटल बना देता हूं पहले स्टूडेंट। मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5, ये 4s पड़ा हुआ है स्टूडेंट, ये 4p है, ये 4s है, और मेरे पास 4d भी होता है। इनकी एनर्जी लेवल का, इनकी एनर्जीज में डिफरेंस बहुत कम होता है, तो वो नजदीक नजदीक होते हैं। एनर्जी गैप जब कम होता है स्टूडेंट, तो वो एक दूसरे में यूज हो सकते हैं, उनको मैं यूज कर सकता हूं। तो लिगेंड के ऊपर होता है कि लिगेंड में कितनी पावर है जो आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन तभी होती है जब लिगेंड आते हैं, उससे पहले तो कुछ हुआ नहीं था। ये सारी बातें अब आपको समझ में आनी शुरू हो गई स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री टू बी लर्न एज ए साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट। मैं डी कोडिंग कर रहा हूँ, टोटल BSc की भी कर रहा हूँ, MSc की भी कर रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इट बी लर्न लाइक ए साइंस सब्जेक्ट। बस साइंस के सब्जेक्ट के रूप में सीखना है मुझे। मैं भी लर्न करता हूँ स्टूडेंट से। स्टूडेंट मैं जब तक अपना माइंड यूज नहीं करूंगा, मुझे कुछ समझ आने वाला नहीं है। अब देखो क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन है जी, चलो आपने कहा 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। ठीक है जी, 6 हो गए। अब ये अनपेयर्ड, इसमें पैरामैग्नेटिक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें है। तो भैया अब 6 लिगेंड आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? मेरे पास 6 फ्लोरीन आ रही हैं। फ्लोरीन के बारे में आपको पता ही है, ये फ्लोरीन है, देखो
ये लीविस स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव वाली। इस अब ये अपना एक लोन एक फ्लोरीन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, ये तो मैं यूज कर नहीं सकता, ये भरे हुए हैं। अब फ्लोरीन के पास इतनी पावर नहीं थी स्टूडेंट, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इसको पेयर कर पाता। बात समझ में आई कि मैंने कहा दो टाइप के लिगेंड होंगे, एक तो स्ट्रॉन्ग पावरफुल धक्का मार के एनर्जी देके इनको पेयर अप कर देंगे, पेयरिंग एनर्जी होती है, पेयरिंग एनर्जी होती है। और एक वो जो इनके पास पावर नहीं है, वो वीक है, वो वीक है स्टूडेंट, वो इसको पेयर नहीं कर पाया। अब फिर मेरे पास 6 ऑर्बिटल मुझे खाली चाहिए। अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है? ये खाली है, ये 4 तो ये हैं और 2 ये वाले यूज करेगा ये। अब कितने मुझे चाहिए स्टूडेंट? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की मुझे जरूरत है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। कौन से फिर हाइब्रिड हुए? 6 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको मैं लिखूंगा sp3d2। अब ये आउटर डी यूज हुआ है, ये वाले कौन सा है? ये इनर डी था, ये आउटर डी है। इसमें कौन सा यूज हुआ है? आउटर वाला यूज हुआ है। बोलो समझ में आ गया? यस और नो, जल्दी से बताओ। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ। आउटर वाले यूज हुए हैं। अब 6 फ्लोरीन है, हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये अब अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे। कितने? 6f वाले हैं, ये आपको दिख ही रहा है, मैंने यहां बनाए हैं। 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं स्टूडेंट, दिख रहे हैं ऐसे वाले। कितने आ रहे हैं? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई है? sp3d2। और ये इसे क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी जो मैंने पहले दिखाया था उसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये हाई स्पिन है, देखो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर हाई स्पिन है, और इसे स्पिन फ्री भी कहा जाता है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेटिक। द आंसर, आवर आंसर इन द एग्जाम इज दैट दिस इज sp3d2 हाइब्रिड। उस d2 हाइब्रिडाइज। उसने पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर, ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? तो इट इज ए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आपको 2 टाइप के मैंने कॉम्प्लेक्स बताए स्टूडेंट। और ये कौन सी शेप होगी जब sp3d2 है? आपके सामने टेबल मैंने दे दिया, ये ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। इसकी जो ज्योमेट्री है स्टूडेंट वो ऑक्टाहेड्रल है। तो ये सारे आंसर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मिल रहे हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी हद तक कामयाब हो रही है इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए ही हमने आपको बताया। यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है? बोलो, मैं अभी फास्ट नहीं चल रहा, कभी भी स्लो हूं। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, बोलो। किसी को कोई डाउट है? क्या सबको समझ में आ गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है स्टूडेंट्स? आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होमवर्क दिया जा रहा है, क्योंकि जिसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर हमने 4 कॉम्प्लेक्स दिखाए हैं निकल के। देखो निकल के मैंने आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिखाए, कौन कौन से दिखाए हैं? NiCl4 स्टूडेंट्स 2-, और दूसरा दिखाया है NiCN स्टूडेंट 4 2+। निकल के ही बता रहा हूं, ये सब निकल के ही कॉम्प्लेक्स है, निकल का बहुत आता है एग्जाम में, निकल के बहुत आएंगे। और ये है NiCO4 स्टूडेंट, यहां पे मैंने लिखा है तीसरा कॉम्प्लेक्स। और एक और निकल का लिखा है NiNH3 4 2+। आपके सामने मैंने निकल के 4 लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 4, 1 2 3 और 4। ये निकल के कॉम्प्लेक्स हैं स्टूडेंट्स, ये निकल के कॉम्प्लेक्स हैं, निकल के कॉम्प्लेक्स हैं स्टूडेंट, निकल के, ठीक है। किसके हैं? निकल के। तो मैंने आपके सामने स्टूडेंट निकल के कॉम्प्लेक्स लिखे हैं।
1 2 3 4, ये पैरामैग्नेटिक है स्टूडेंट्स। क्या है? ये जो कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो टेट्रासाइनाइडो निकल 2, ये वाला जो है, ये टेट्राक्लोराइडो निकल 2 है, ये टेट्रासाइनाइडो निकल 2 है स्टूडेंट। ये वाला डायामैग्नेटिक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम बता रहे हैं। और ये टेट्राकार्बोनिल निकल है, ये जीरो, निकल जीरो है इसमें। टेट्राकार्बोनिल CO जो है एक बहुत पावरफुल लिगेंड है स्टूडेंट, बहुत पावरफुल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, बहुत शक्ति है इसके पास, पावर बहुत है। ये भी डायामैग्नेटिक है स्टूडेंट। और ये जो टेट्राएमीन निकल मैंने लिखा है 2, ये पैरामैग्नेटिक है स्टूडेंट्स। आपका होमवर्क है कि होमवर्क क्या क्वेश्चन है इसके ऊपर कि यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टूडेंट प्रेडिक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स। ये 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट, इनकी आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इनकी ज्योमेट्री बतानी है। तो ये एक होमवर्क है आपके लिए। जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, उतना ही हमें बेनिफिट होगा, एग्जाम हमारे लिए इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन 100% आएगा, कुछ भी कर लो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। निकल का सबसे इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि यहाँ पर 4 मैंने लिखे हैं निकल के। ये बहुत आता है, हर पेपर में निकल आता है स्टूडेंट, हर एग्जाम में तुम्हें निकल दिखेगा। तो कौन सा इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, वो भी आपने बताने हैं। इन केसेस में जो भी हम बता रहे हैं आपको, 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, इनर ऑर्बिटल आउटर, या हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन कैसे भी लिखा आ सकता है पेपर में। तो की टेक अवे क्या है? की टेक अवे इस लेसन का, इस लेक्चर का, मैंने आज आपको जो मेनली बताया वो वैलेंस बॉन्ड मॉडल बताया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई है। इससे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स का। तो इसमें आपने देखा है कि जो मेटल आयन होता है उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट, n-1 d ns np और nd के, वो हाइब्रिडाइज हो जाते हैं जब लिगेंड्स आते हैं, और वो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लिगेंड्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। तो उसके कारण उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री भी बनती है, जिसकी टेबल हमने आपको दिखाई। जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी तो वैसे उसकी ज्योमेट्री भी चेंज होगी, और उसी के कारण या तो वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर सकते हैं, पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए हर काम के लिए स्टूडेंट, तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। और जो स्पिन, लो स्पिन वाले हैं, वो अनपेयर्ड रह जाते हैं, लिगेंड्स उनको पेयर नहीं कर पाते। इसीलिए क्या होता है कि वो वीक है लिगेंड्स, उनके पास कम शक्ति है, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आ गई। और किसी को कोई डाउट है अभी तक तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकता है स्टूडेंट्स। और हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जिसमें हम और भी नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको होमवर्क इसीलिए दिया कि आप कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे आपके सामने नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे जो वीडियोस हैं इनको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट को भी आप देखिए, मेरे लेक्चर आ रहे हैं, उनको स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस हो रहे हैं। तो आपको वो सारे मिल रहे हैं। जितना समय है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 12th के कोर्स को कवर किया जाए और उनके सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाए। गुड नाइट, नमस्ते, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। माय बेस्ट विशेस टू यू एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग आवर वीडियोस टू योर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। Considering corona crisis, help everyone, help your friends. My best wishes to all of you. नमस्ते, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। ओके।